हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट मूवी को जिसका नाम है टॉमेरिस, जो आपको काफी पसंद आने वाली है क्योंकि इसकी कहानी 6ठी शताब्दी के सेंट्रल एशिया में सेट है, जहां अलग अलग जनजातियों के लोग अपने अपने कबीले बनाकर रहते थे और हर कबीला अपने आप में ही काफी ताकतवर था। इन्हीं जनजातियों में से एक कबीले का नाम था मेसागाटी, जिसके सरदार का नाम स्पारगेप है और इनके लड़ाकू योद्धा घुड़सवारी और तीरंदाजी में बेहद माहिर हैं। इसीलिए पर्सिया के महाराज साइरस की नजर जब इन जनजाति कबीलों पर पड़ी तो उसे फौरन समझ आ गया कि अगर ये कबीले उसके साथ जुड़ गए तो वो इनके जाबाज योद्धाओं को अपनी फौज में शामिल कर सकता है, जिससे साइरस की फौज इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो इजिप्ट को जीतने का अपना ख्वाब पूरा कर सकता है। पर इसमें अभी वक्त है क्योंकि समय को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इधर हम मेसागाटी कबीले को देखते हैं जिसके सरदार स्पारगेप अपने लोगों के साथ मिलकर शिकार पर निकले हैं और अपने शिकार को मारने के बाद ये कहते हैं कि लगता है कि मेरी बीवी एक बच्चे को जन्म देगी। पर तभी इसके लोग कहते हैं कि हम शिकार करते हुए दुश्मन कबीले आकिबात की सरहद में घुस आए हैं और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ आकिबात कबीले के सिपाही भी आ जाते हैं जो इन पर हमला कर देते हैं। पर मेसागाटी कबीला भी बहादुरी से लड़ता है और ये दोनों ही एक दूसरे के सभी योद्धाओं को मार गिराते हैं और आखिर में सिर्फ स्पारगेप और उसका एक योद्धा बचता है, जिसके बाद स्पारगेप फौरन अपने कबीले की तरफ जाने लगता है क्योंकि इसकी बीवी किसी भी वक्त इसके बच्चे को जन्म देने वाली है। इसीलिए स्पारगेप को अपना रास्ता बहुत लंबा लग रहा है और फिर जल्दी ही इसकी बीवी की कोख से एक नायक का जन्म होता है जो इन जनजाति कबीलों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। पर जब स्पारगेप कबीले में वापस आता है तो वो देखता है कि इसकी बीवी ने एक लड़की को जन्म दिया है और ये स्पारगेप से कहती है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी, मेरी बेटी का नाम और इसका ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। इतना कहते ही स्पारगेप की बीवी मर जाती है और फिर ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि अपनी बच्ची का नाम स्पारगेप ने टॉमेरिस रखा है और स्पारगेप इसे बचपन से ही लड़ना सिखाता है ताकि एक दिन ये बहुत अच्छी योद्धा बने। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे हैं और टॉमेरिस बड़ी होती जा रही है और फिर एक दिन स्पारगेप इसे अपनी अंगूठी देता है और कहता है कि तुम एक दिन महान योद्धा जरूर बनोगी। और इधर यहाँ से दूर हम देखते हैं कि स्पारगेप के कबीले के दो गद्दार कावज और कुर्तुन पर्शिया के राजदूत पलक से मिलते हैं और पलक इनसे कहता है कि स्पारगेप अब बहुत परेशान करने लगा है, वो हमारे साथ शामिल नहीं होगा, इसीलिए अब उसे हटाने का वक्त आ गया है। मुझे यकीन है कि तुम दोनों उससे अच्छे सरदार साबित होगे। तुम दोनों हमारे महाराज साइरस के साथ जुड़कर अपने मेसागाटी कबीले को नई ऊंचाइयों पर ले जाओगे, इसीलिए आज रात ही स्पारगेप का खेल खत्म कर दो। और फिर रात को ही खाने के दौरान कवज और कुर्तुन स्पारगेप को पर्शिया के महाराज साइरस से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को कहते हैं, जिस पर स्पारगेप को गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों से कहता है कि आज के बाद मुझसे दोबारा इस बारे में बात की तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। और फिर रात को हम देखते हैं कि टॉमेरिस को ख्वाब में एक अजीब सा जीव दिखाई देता है, इसीलिए वो उठकर फौरन अपने पिता के पास आ जाती है। तभी इसके पिता देखते हैं कि कबीले में बगावत हो चुकी है और ये लोग स्पारगेप को मारने की कोशिश कर रहे हैं। पर स्पारगेप अपने वफादार आदमी खरस्प के साथ अपनी बेटी को यहाँ से भेज देता है और खुद गद्दारों से लड़ने लगता है। पर जल्दी ही ये स्पारगेप को जख्मी कर देते हैं और जाते हुए टॉमेरिस देखती है कि कवज और कुर्तुन दोनों मिलकर इसके पिता को मार देते हैं। पर खरस्प अपने साथियों के साथ टॉमेरिस को यहाँ से लेकर भाग जाता है और फिर ये लोग पूरी रात बिना रुके अपने कबीले से बहुत दूर भागते हुए आ जाते हैं। और फिर अगली सुबह आराम करने के लिए जब ये एक जगह पर रुकते हैं तो खरस्प कहता है कि वो लोग हमें हर तरफ ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा और खुशकिस्मती से मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ। इसीलिए खरस्प इन लोगों को अपने साथ एक जंगल में ले आता है जो शापित है, इसीलिए कोई यहाँ नहीं आता। खरस्प कहता है कि यही अब हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है और फिर हम देखते हैं कि ये लोग इसे ही अपना घर बना लेते हैं। और फिर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है टॉमेरिस का दिल भी और ज्यादा कठोर होता जा रहा है। वो अपने पिता का बदला लेने के लिए हर दिन खुद को बेहतर बनाती रहती है। धीरे धीरे दिन महीनों में बदलने लगे हैं और महीने सालों में, और देखते ही देखते टॉमेरिस भी बड़ी हो जाती है। पर अब ये जंगल इनके लिए शापित होने वाला है क्योंकि एक दिन यहाँ से बाहर नमक इकट्ठा करते हुए इन्हें कवज और कुर्तुन के लोग देख लेते हैं, जिनसे अनजान वापस आने के बाद टॉमेरिस कहती है कि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपने पिता के कातिलों को उनके बूढ़ा होने से पहले ही मारना चाहती हूँ। पर खरस्प कहता है कि अभी इसका सही वक्त नहीं आया है, जिस पर टॉमेरिस गुस्से में यहाँ से चली जाती है और खरस्प भी कहता है कि कुछ देर इसे अकेला रहने दो। और फिर हम देखते हैं कि टॉमेरिस यहाँ से दूर जाकर एक जगह पर बैठ जाती है और अपने पिता की दी हुई अंगूठी को देखकर कहती है कि मुझे आपकी बहुत याद आती है बाबा। और फिर ऐसे ही सूरज डूब जाता है। पर रात को टॉमेरिस को सपने में वही रहस्यमयी जानवर नजर आता है और सुबह होते ही जैसे ही इसकी आँख खुलती है तो ये फौरन अपने लोग
लोगों के पास जंगल में वापस जाती है, पर यहाँ आकर इसे अपने लोगों की सिर्फ लाशें ही मिलती हैं और खरस भी आखिरी बार टोमेरिस से बात करते हुए मर जाता है। वो रहस्यमयी जानवर दूसरी बार टोमेरिस को दिखा है। ये जब भी इसके सपने में आया है तो टोमेरिस ने अपनों को खोया है, इसीलिए टोमेरिस गुस्से में अपने लोगों का बदला लेने के लिए उनके पीछे निकल जाती है और फिर जल्दी ही इसे वो कातिल मिल जाते हैं, जिस पर ये फौरन हमला कर देती है और एक एक करके इन सबको मारना शुरू कर देती है। पर इसमें टोमेरिस खुद भी काफी जख्मी हो जाती है, पर फिर भी ये इन सबको मार गिराती है और फिर जख्मी हालत में ही घोड़े पर बैठकर यहाँ से निकल जाती है और इतने लंबे समय तक चलते हुए ये बेहोश हो जाती है और इसका घोड़ा इसे एक दूसरे कबीले साका की सरहद में ले आता है, जहाँ पर साका कबीले के सरदार की बेटी इसे जख्मी हालत में देखकर अपने कबीले में ले आती है और फिर कबीले में आने के बाद ये अपनी माँ से कहती है कि ये हमें जख्मी हालत में मिली है, पर ये कोई आम इंसान नहीं लगती, जिस पर इसकी माँ कहती है कि फौरन इसका इलाज शुरू करो और फिर हम देखते हैं कि इनके कबीले के लोग जल्दी ही टोमेरिस का इलाज शुरू कर देते हैं। पर टोमेरिस कई दिनों तक बेहोश रहती है और फिर कई दिनों तक लगातार इलाज करने के बाद एक दिन टोमेरिस को होश आ जाता है और जब ये बाहर आती है तो इसके पास वही सरदार की बेटी आती है जो इससे कहती है कि मेरा नाम सरदाना है, तुम मुझे जख्मी हालत में मिली थी, अब मेरे साथ चलो, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर ये टोमेरिस को अपने माता पिता के पास ले आती है जो इस साका कबीले के सरदार हैं। ये इससे पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये खास अंगूठी है, कौन हो तुम? जिस पर ये बताती है कि मैं मेसागाटी कबीले के सरदार स्पारगेप की बेटी हूँ। जिस पर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता को जानता था, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसीलिए हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम यहाँ रह सकती हो। वैसे तुम पर किसने हमला किया था? जिस पर टोमेरिस कहती है कि मैंने उन सभी को मार दिया है। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे टोमेरिस इन लोगों से घुलने मिलने लगती है और ये आपस में अच्छी दोस्त भी बन जाती हैं और वक्त के साथ साथ टोमेरिस अब इस कबीले का हिस्सा बनती जा रही है, पर यह अपना मकसद नहीं भूलती और कसम खाती है कि मैं अपने पिता के कातिलों से बदला हर हाल में लेकर रहूंगी। और फिर हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ साका कबीले के लोगों ने भी टोमेरिस को अपना लिया है और उन्होंने इसे लड़ाई का प्रशिक्षण देकर इसे और भी ज्यादा बेहतर योद्धा बना दिया है। और ऐसे ही सालों बीत जाते हैं और फिर एक दिन सरदाना और बाकियों के साथ टोमेरिस अपना खून का रिश्ता भी जोड़ लेती है और अब से ये सब आपस में बहनें बन जाती हैं। और फिर इतने साल बीतने के बाद हम देखते हैं कि टोमेरिस का नक्शा भी अब काफी बदल चुका है, पर ये अब भी हर रोज अपने मकसद को याद करती रहती है और हर रोज अब टोमेरिस की ताकत भी बढ़ती जा रही है। जल्दी ही वो दिन आने वाला है जिसका इसे इंतजार है। और फिर एक दिन हम देखते हैं कि साका कबीले के सरदार को बेटा होता है, जिसमें पूरा कबीला बहुत खुश होता है, इसीलिए जश्न के लिए ये सभी आसपास के कबीले के सरदारों को बुलाते हैं, जिसमें मेसागाटी कबीले के सरदार कावज और कुर्तुन भी आते हैं। पर टोमेरिस गुस्से से इन्हें घूरती रहती है। इसका मन कह रहा है कि अभी ही अपने पिता के कातिलों को मार दो, पर टोमेरिस जानती है कि अभी ये सही वक्त नहीं है, इसलिए ये यहाँ से चली जाती है। और फिर ये देखती है कि एक जाबाज योद्धा काफी बहादुरी से मुकाबला करके अपना दमखम दिखा रहा है। सरदाना टोमेरिस को बताती है कि इसका नाम आर्गुन है, ये दहाई कबीले के सरदार का बेटा है। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही इन दोनों के बीच में बातचीत भी शुरू हो जाती है, जबकि इधर सभी सरदार बैठकर मैदानी इलाकों के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, जहां कावास साका कबीले के सरदार से कहता है कि तुम लोगों की छापेमारी बढ़ती जा रही है और तुम हमारे दोस्तों का सामान भी लूट लेते हो। जिस पर साका के सरदार को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि हमने छापेमारी नहीं की, बेहतर होगा कि तुम अपने गिरेबा में झांक लो कि तुमने मेसागाटी कबीले को कैसे हथियाया था। जिस पर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और कावाज इन्हें धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद साका के सरदार कहते हैं कि वक्त आ गया है कि हम सबको एक हो जाना चाहिए, पर बाकी सरदार कावाज और कुर्तुन से दुश्मनी नहीं चाहते, इसीलिए वो इससे इनकार कर देते हैं। जिस पर साका के सरदार समझ जाते हैं कि कावाज और कुर्तुन ने सभी सरदारों को अपने साथ मिला रखा है, क्योंकि इनके ऊपर साइरस का हाथ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सभी कबीलों को निगल जाएंगे। और इस बात से दहाई कबीले के सरदार भी सहमत है कि हमें इन दोनों को पहले ही खत्म करना होगा। साका के सरदार कहते हैं कि खुशकिस्मती से हमारे पास मेसागाटी कबीले की असली वारिस है, जिसका नाम टोमेरिस है, तुम्हारा बेटा आर्गुन उसे पसंद करता है। जिस पर दहाई के सरदार कहते हैं कि मैं तुम्हारा मतलब समझ गया, पर दहाई कबीले के सरदार कहते हैं कि हम दोनों कबीले मिलकर मेसागाटी कबीले पर हमले के लिए जाएंगे। दहाई और साका कबीले की फौज मिलकर मेसागाटी कबीले का सामना कर सकती है, पर हमारे साथ टोमेरिस भी होगी। और जब मेसागाटी कबीले को पता चलेगा कि उनके सरदार स्पारगेप की वारिस जिंदा है तो वो आसानी से उसे अपना सरदार मान लेंगे। और टोमेरिस भी जल्द से जल्द अपने पिता का बदला लेना चाहती है, हम उसे ये मौका जरूर देंगे। और फिर जल्दी ही सरदाना जाकर टोमेरिस से कहती है कि तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, हम कल सुबह मेसागाटी पर हमला करने जा रहे हैं, सरदार ने तुम्हें बुलाया है। और फिर ये दोनों सरदार इससे कहते हैं कि कल
सुबह हम तुम्हारे पिता के दुश्मनों पर हमला करेंगे। टोमिरिस जानती है कि इस हमले के पीछे इन दोनों का भी अपना मकसद है, पर टोमिरिस को सिर्फ अपने बदले से मतलब है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि साका और दहाई कबीले की फौज मिलकर मेसागाटी कबीले पर हमले के लिए आ जाती है, पर कावाज और कुर्तुन भी मेसागाटी कबीले की फौज के साथ होते हैं। लेकिन तभी टोमिरिस अकेले ही इनकी ओर बढ़ने लगती है और सबको बताती है कि मेरा नाम टोमिरिस है और मैं आपके असली सरदार स्पारगेप की बेटी हूँ और मेसागाटी कबीले की उत्तराधिकारी। मुझे सिर्फ अपने पिता के कातिलों से बदला लेना है जो कावाज और कुर्तुन है। मैं अपने कबीले वालों का खून नहीं बहाऊंगी। ये बात सुनने के बाद बगावत के डर से कावाज और कुर्तुन फौरन बाहर आ जाते हैं, पर अचानक टोमिरिस इन दोनों को मारकर अपने पिता की मौत का बदला आखिरकार ले ही लेती है और दोनों कबीलों के बीच जंग होने से टल जाती है और मेसागाटी कबीले के लोग अपने असली सरदार स्पारगेप की बेटी को अपना नया सरदार मान लेते हैं। पर ये तो आने वाले खतरे की बस शुरुआत है। और फिर इसके बाद जब टोमिरिस अपने कबीले में वापस आती है तो सभी कबीले वाले इसकी वापसी पर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कावाज और कुर्तुन कबीले वालों को भी दबाकर रखते थे। लेकिन टोमिरिस फिर भी कावाज और कुर्तुन के बच्चों और पत्नियों को मारने के बजाय उन्हें अपने कबीले से निकाल देती है। और अब सालों बाद टोमिरिस अपने पिता के सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार है। ये वही सिंहासन है जिसके लिए इसके पिता को मारा गया और इसे अपनी जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। पर अब टोमिरिस ने इसे वापस पा लिया है और फिर टोमिरिस अपने पिता की कब्र पर जाकर कहती है कि मैंने वो सब वापस हासिल कर लिया जो आपने मेरे लिए छोड़ा था बाबा, पर मेरा रास्ता अब आसान नहीं है। क्योंकि वापस आकर टोमिरिस अपने साथियों से कहती है कि जंग अभी टली नहीं है, क्योंकि मैंने कावाज और कुर्तुन को मारकर पर्शिया के महाराज साइरस के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। कावाज और कुर्तुन उसके इशारों पर बाकी कबीलों को साइरस का गुलाम बना रहे थे, जिसे हमने नाकाम कर दिया है। पर कावाज और कुर्तुन के अलावा ख्वारज़मियान कबीला भी साइरस के साथ मिला हुआ है और हमें दबाने के लिए साइरस जल्दी ही उन्हें हम पर हमला करने जरूर भेजेगा। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि ख्वारज़मियान अपने दोस्त कावाज और कुर्तुन का बदला लेने के लिए आ जाते हैं, पर टोमिरिस भी पहले से ही इनके लिए तैयार थी, इसीलिए वो इन पर बड़ी ही चालाकी और रणनीति के साथ हमला करती है, जिससे ख्वारज़मियान बच नहीं पाते। क्योंकि टोमिरिस के साथ अब 3 कबीलों की ताकत है, एक उसका खुद का कबीला मेसागाटी, दूसरा दहाई और तीसरा साका कबीला। ये तीनों एक साथ हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि टोमिरिस और आर्गुन का प्यार बढ़ता जा रहा है और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही टोमिरिस ख्वारज़मियान को बुरी तरह से हरा देती है और इन्हें कुचलने के बाद अब टोमिरिस की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद जल्दी ही टोमिरिस और आर्गुन दोनों आपस में शादी भी कर लेते हैं, जिससे दोनों कबीले एकजुट हो जाते हैं। पर यह खुशहाली पर्सिया के महाराज साइरस की आंखों में बहुत खटकती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं, पर फिर एक दिन साइरस अपने राजदूत पलक को टोमिरिस के पास भेजता है और पलक आकर टोमिरिस से कहता है कि पर्सिया के महाराज साइरस आपकी बहादुरी और समझदारी से बहुत मुतासिर हुए हैं, इसीलिए वो आपको अपनी महान सल्तनत में शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पुरानी दुश्मनियों को भूल जाइए। पर्सिया के साथ आपको व्यापार करने पर इतना फायदा होगा कि आपका कबीला सबसे अमीर और उन्नत कबीला बन जाएगा, इसीलिए महाराज साइरस ने आपको अपने पास पर्शिया बुलाया है। जिस पर टोमिरिस कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल आज आप आराम करें। ये पलक वही है जिसने सालों पहले कावाज और कुर्तुन के साथ मिलकर टोमिरिस के पिता को मारने की साजिश रची थी। और फिर रात को हम देखते हैं कि टोमिरिस का पति आर्गुन पलक की बातों से काफी प्रभावित होता है, पर टोमिरिस को साइरस पर भरोसा नहीं है। लेकिन आर्गुन कहता है कि हम पर्सिया से व्यापार करके खुद भी बहुत उन्नत और अमीर हो जाएंगे, क्योंकि पर्सिया का बेबीलोन शहर खुद भी बहुत विकसित है। इसीलिए आर्गुन कहता है कि मैं कल पर्सिया जाकर साइरस से जरूर मिलूंगा, क्योंकि मैं अब आने वाले भविष्य की सोच रहा हूँ। तुम भी अब पुरानी बातों को भूलकर कबीले की बेहतरी के बारे में सोचो। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि आर्गुन अपने कुछ साथियों के साथ पर्शिया जाने के लिए निकल जाता है और इन्हें पर्शिया पहुंचने में लगभग 2 दिन लगेंगे। टोमिरिस को ये सब ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो अपने जासूस को भी छिपकर इनके पीछे नजर रखने के लिए भेज देती है। और फिर रात को हम देखते हैं कि टोमिरिस को सपने में सालों बाद फिर से वही रहस्यमयी जानवर नजर आता है, जिससे डरकर टोमिरिस फौरन उठ जाती है। आखिर अब ये इससे क्या छीनने वाला है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पलक के साथ आर्गुन पर्शिया के बेबीलोन शहर में आ जाता है और फिर जल्दी ही इन लोगों को पर्शिया के महाराज साइरस के सामने पेश किया जाता है। और फिर साइरस आर्गुन से कहता है कि मैं तुम लोगों की बहादुरी से काफी प्रभावित हूँ, पर मेरी फौज में भी एक से एक बहादुर योद्धा है, जिनकी बदौलत मैंने आधी दुनिया पर फतेह हासिल की है। और अब मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भी मेरे सहयोगी बनकर दुनिया को जीत सकते हो। पर आर्गुन कहता है कि मैं यहाँ अपने लोगों के उज्जवल भविष्य और व्यापार के लिए आया हूँ, न कि तुम्हारी
बड़ी जंग लड़ने। मुझे तुम्हारे गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस पर साइरस कहता है कि हम कुछ जमीनें बिना लड़ाई के ही ले लेते हैं, जबकि कुछ के लिए हमें खून बहाना पड़ता है, खास तौर पर उनका जो हमें मना करते हैं। जिस पर आर्गुन कहता है कि हम अपनी जमीनों से बहुत प्यार करते हैं और जिस पूरी दुनिया को जीतने की तुम बात कर रहे हो उसमें हम भी रहते हैं और हम बिना लड़े हार नहीं मानेंगे और ना ही तुम्हारी गुलामी करेंगे। जिस पर साइरस कहता है कि मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुआ, इसीलिए यह अपने सिपाही से कहता है कि इन्हें मेहमान नवाजी के लिए ले जाओ। और फिर आर्गुन के जाने के बाद साइरस पलक से कहता है कि जितना सोचा था ये उससे ज्यादा चालाक निकला। तभी पलक कहता है कि मेरी बात मानिए, इसे यहाँ से जिंदा जाने मत दीजिए, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ मार देते हैं तो आप इसकी विधवा पत्नी से आसानी से बात कर पाएंगे और वह हमारी बातों में भी आ जाएगी, क्योंकि आखिरकार वो है तो एक औरत ही। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ही साइरस के इशारे पर उसके सिपाही आर्गुन और उसके लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। आर्गुन के लोग लड़ने की कोशिश करते हैं पर जल्दी ही साइरस के सिपाही इन सबको मार देते हैं और आखिर में ये आर्गुन और उसके बेटे को भी मार देते हैं। और फिर जल्दी ही अगली सुबह पलक इनकी लाशों को लेकर टोमेरिस के कबीले की तरफ आने लगता है, पर हम देखते हैं कि इनसे पहले टोमेरिस के भेजे हुए जासूस टोमेरिस के पास आकर उसे सब कुछ बता देते हैं कि महाराज साइरस के इशारे पर उन लोगों ने आपके पति आर्गुन और आपके बेटे को और बाकी सिपाहियों को मार दिया है, लेकिन टोमेरिस को अपने लोगों के सामने मजबूत बनकर रहना होगा। इसीलिए ये अपने पति की मौत पर रोने के लिए अकेले में जाती है और वहाँ खूब रोती है। और फिर कुछ समय बाद ही पलक इसके पति की लाश कबीले में ले आता है और टोमेरिस को झूठी कहानियां सुनाने लगता है कि कुछ जंगलियों ने आपके पति पर हमला करके उन्हें मार दिया। मुझे अफसोस है कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया, पर हमारे महान राजा साइरस ने आपके पति की मौत का बदला लिया है और उन जंगलियों की खोपड़ियों को काटकर आपके लिए भेजा है। जिस पर टोमेरिस कहती है कि मेरे पति के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग अपने देवताओं के अनुसार आर्गुन को दफनाने लगते हैं और इन्होंने उसके घोड़े को भी मारकर उसकी कब्र में रख दिया है। और फिर अंतिम संस्कार के बाद पलक टोमेरिस से कहता है कि आपके पति आर्गुन ने मरने से पहले हमारे महाराज साइरस के साथ गठबंधन कर लिया था और उन्होंने आपके कबीले को साइरस को सौंप दिया था। महान साइरस ये बात बखूबी जानते हैं कि आप अकेले ज्यादा समय तक अपनी सत्ता बनाए नहीं रख सकती, इसीलिए महान साइरस ने आपको अपनी पत्नी बनाने की पेशकश की है। जरा सोचिए टोमेरिस, साइरस के साथ आपके लोग सदियों तक समृद्ध रहेंगे। जिस पर टोमेरिस कहती है बस करो, अब मैं अपना जवाब अपने लोगों के सामने बाहर दूंगी। और फिर बाहर आने के बाद टोमेरिस सबसे कहती है कि साइरस हमारे कबीले, हमारे बहादुर जवान और हमारी जमीनों को हड़पना चाहता है ताकि वो हमें अपने साथ मिलाकर अपने मंसूबों को पूरा कर सके, और उसने इसके लिए मेरे पति और बेटे और बाकी सिपाहियों को मारा है। और तभी टोमेरिस पलक को मारकर कहती है कि ये रहा मेरा जवाब तुम्हारे साइरस के लिए। और फिर ये इसके आदमियों से कहती है कि इस मलून की लाश को इसके मालिक को भेज दो, जंग का आगाज हो चुका है। और जब साइरस को ये बात पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है, इसीलिए वो अपनी विशालकाय फौज के साथ टोमेरिस और उसके कबीले को खत्म करने के लिए इनकी ओर कूच कर देता है। पर टोमेरिस ये बात पहले से ही जानती थी, इसलिए इसने सभी कबीलों के साथ पहले ही गठबंधन कर लिया था और ये सभी कबीलों से कहती है कि हम इस जंग से भाग नहीं सकते। गुलामी में जीने से अच्छा है कि हम अपनी इस मट्टी में ही मिलकर खत्म हो जाएं। साइरस अपनी ताकत के नशे में चूर होकर हमारी ओर आ रहा है। अब जंग में सिर्फ 2 रातें हैं और हम दोनों ही रातों को उन पर जमकर हमला करेंगे ताकि वो ठीक से सो भी ना पाए। हम उनकी नींद तक हराम कर देंगे। और फिर जल्दी ही टोमेरिस जंग की पूरी तैयारियां कर लेती है और ये सभी कबीले टोमेरिस की अगुवाई में मिलकर एक पूरी फौज का रूप ले लेते हैं। और इधर साइरस अपने लोगों से कहता है कि हम इन लोगों को यहाँ आसानी से घेर कर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कबीले मिलकर भी हमारी सेना के मुकाबले आधे ही हैं। और इधर टोमेरिस के लोग बताते हैं कि साइरस की सेना हमारे काफी करीब आ चुकी है। जिस पर टोमेरिस कहती है कि अगर सांप का सर काट दो तो उसका शरीर अपने आप ही मर जाता है, इसीलिए हम सभी कबीलों में से सबसे बेहतरीन 100 योद्धाओं को चुनेंगे जिनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, साइरस को मारना, क्योंकि साइरस ही वो सांप का सर है जिसके मरते ही उसकी सेना अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और मैंने इस काम के लिए ऐसी रणनीति बनाई है कि जब तक साइरस को कुछ समझ में आएगा, जब तक हमारे वो 100 योद्धा उस तक पहुंच चुके होंगे। पर इससे पहले ये रात को ही साइरस की फौज पर छिपकर हमला कर देते हैं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और साइरस की फौज पूरी रात नहीं सो पाती। पर इधर टोमेरिस भी नहीं सो पाती, क्योंकि इसे नींद में फिर से वही रहस्यमयी जीव नजर आता है। पर इस बार टोमेरिस इससे डरती नहीं है, वो इसका सामना करती है और जल्दी ही इसे मारकर खत्म कर देती है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और टोमेरिस अपनी सेना से कहती
है कि हम में से कई आज मारे जाएंगे जो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम आज़ाद लोग हैं और आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है जैसे हमारे पुरखों ने हमारे लिए चुकाई थी ताकि हम आज़ादी से जी सकें। आज वो कीमत चुकाने की बारी हमारी है ताकि हमारी आने वाली नस्लें आज़ादी से इस दुनिया में सांस ले सकें। आज या तो हम इस जंग को जीतकर इतिहास बनाएंगे या खुद इस मिट्टी में मिलकर इतिहास बन जाएंगे। और फिर जल्दी ही टोमेरिस अपनी सेना के साथ दुश्मन के खिलाफ यलगार कर देती है और ये तीर बरसाते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और दुश्मन जैसे ही इनकी ओर बढ़ता है तो टोमेरिस अपनी एक सैन्य टुकड़ी को लेकर बीच में से ही पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जबकि लेफ्ट और राइट की तरफ की सेना दुश्मन की ओर बढ़ती रहती है। साइरस को ये समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, क्योंकि इसके बीच के सैनिकों को लगता है कि ये लोग भाग रहे हैं, जबकि टोमेरिस की बाकी की सेना दाएं बाएं से इन्हें घेर रही होती है। और जल्दी ही टोमेरिस की सेना एक शिकंजे की तरह साइरस की फौज को घेरना शुरू कर देती है। और इधर पीछे आकर टोमेरिस 1900 बेहतरीन सिपाहियों को हमले का आदेश दे देती है, जो पूरे जोश के साथ टोमेरिस की छोड़ी हुई बीच की जगह से एक तीर की तरह अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। और जल्दी ही ये साइरस की फौज को बीच से चीरते हुए अंदर आने लगते हैं। इनका मकसद सिर्फ साइरस को मारना है, जबकि टोमेरिस खुद यहाँ से पीछे हटकर अपनी बिछाई हुई रणनीतिक चाल पर नजर रखे हुए है, क्योंकि अगर ये साइरस से पहले मर गई तो इनकी चाल इन पर ही उल्टी पड़ जाएगी। लेकिन इधर साइरस की फौज में काफी अफरा तफरी मची हुई है, किसी को समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब क्या चल रहा है। जबकि टोमेरिस के 100 वही बेहतरीन जाबाज साइरस के आखिरी सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अंदर आने लगते हैं, क्योंकि साइरस की मेन फौज पीछे टोमेरिस के दाएं बाएं वाली सेना से लड़ने में लगी हुई है। जबकि इधर ये बेहतरीन जाबाज साइरस के सुरक्षा घेरे को खत्म करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इनमें टोमेरिस की सबसे खास दोस्त सरदाना भी है, जो इसकी बहन जैसी है और ये दुश्मन को मारने में लगी हुई है। पर ये 100 जाबाज योद्धा भी अब तक मरकर काफी कम हो चुके हैं और इसी दौरान एक साइरस का सिपाही सरदाना को मार देता है। पर मरते मरते सरदाना भी साइरस के सिपाही को भी मार देती है। और इधर साइरस का सेनापति कहता है कि आपको यहाँ से जाना होगा महान साइरस, जिस पर साइरस कहता है कि मैं मौत का सामना करने से नहीं डरता और मैं कभी भी दुश्मन से डरकर नहीं भागा हूँ और ना ही भागूंगा। और तभी हम देखते हैं कि टोमेरिस के उन 100 जाबाज सिपाहियों में से एक योद्धा काफी अंदर तक घुस आता है और ये एक एक करके साइरस के सिपाहियों को मारता जा रहा है और साइरस का कोई भी सिपाही इसे रोक नहीं पाता। और ये उन सबको मारकर साइरस के पास आ जाता है और इसके आखिरी सिपाहियों को मारकर आखिरकार ये साइरस को मार ही देता है। सांप का सर कट चुका है और साइरस की फौज को जैसे ही साइरस की मौत का पता चलता है तो साइरस की बची कुची फौज जंग के मैदान को छोड़कर भाग जाती है। इस तरह सांप का शरीर भी खत्म हो जाता है, यानी उसकी फौज। और इस तरह टोमेरिस ने एक नामुमकिन जंग को अपनी बहादुरी और रणनीति से जीतकर खुद को इतिहास में अमर कर लिया और आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला महाराज साइरस अदने से खाना बदोशों से हार गया। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है और विजर की सीरीज भी अब खत्म हो चुकी है, जिसका आखिरी पार्ट मैं डाल चुका हूँ। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि हमने एक और सीरीज हमारे दूसरे चैनल रिकेप 10M पर शुरू कर दी है, जिसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। और जल्दी ही मैं इस चैनल पर भी एक और सीरीज लाने वाला हूं, पर उससे पहले आप कमेंट करके ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमारे दूसरे चैनल पर जाने से पहले साथ ही सब्सक्राइब भी करो हमारे इस वाले चैनल को। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर।